नमस्कार मित्रों, सीएसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले व्याख्यान में हमने शुक्लोत्तर युगीन हिंदी निबंध साहित्य और उनके निबंधकारों पर चर्चा की थी। शुक्लोत्तर युग में जो वैचारिक चिंतन प्रधान निबंधों की रचना हुई उस पर बात की थी। और इस युग में हम देखते हैं, क्योंकि ये युग मूलतः छायावाद का युग रहा। 1918 से 1938 तक छायावाद रहा। छायावाद का युग था जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध के क्षेत्र में आते हैं। और उस समय छायावादी कविता अपने नवीन कलेवर के साथ आगे आई थी। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि छायावादी कविता एक स्वच्छंदतावादी प्रेम को ध्यान में रखते हुए, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लाक्षणिकता आदि को ध्यान में रखते हुए एक कविता के नए कलेवर को प्रस्तुत करते हैं। वही कवि महादेवी वर्मा या प्रसाद या निराला आदि, दिनकर आदि गद्य लेखन की ओर भी मुड़ते हैं। कविता में जहां वे अपना एक कवित्व प्रतिभा का दिखाते हैं, वहीं गद्य लेखन में भी उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का पता चलता है। तो कविता के साथ साथ गद्य लेखन में भी गद्य की विभिन्न विधाओं में भी उन्होंने साहित्य सर्जन किया। तो अब इस व्याख्यान में हम उन कवियों को लेंगे जिन्होंने कविता, छायावादी कविता में या छायावादोत्तर युग में कविता के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान दिया और गद्य विधाओं के विकास में भी, हिंदी साहित्य की समृद्धि में भी उनका सराहनीय योगदान रहा। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की, जो छायावाद की आधार स्तंभ कवयित्री रही। आप सब उनसे परिचित ही हैं। छायावादी कविता में, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, करुणा की, वेदना की जैसे अनुभूति उन्होंने प्रस्तुत की। हृदय के भाव जिस तरह से खोल करके और पाठक को अपनी अनुभूति से अनुभूत कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं। तो उसी तरह से वे कविता से गद्य लेखिका के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ती हैं और उत्कृष्ट गद्य लेखिका के रूप में अपनी एक पहचान बनाती हैं। उनके निबंध संग्रह की बात करें तो उन्होंने भावपरक विवेचनात्मक निबंधों की रचना की। चिंतन प्रधान निबंध हैं, पर एक क्योंकि कवि हृदय हैं, संवेदनशील हृदय से युक्त हैं, तो उनके निबंधों में एक भावानुभूति भी है और विचार भी है। तो उनके जो प्रमुख निबंध संग्रह रहे वे है विवेचनात्मक गद्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, जो 1942 में प्रकाशित हुआ, 11 निबंधों का संग्रह है। ऐसे क्षणदा 1957 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 12 निबंध संकलित है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, जो 1964 में प्रकाशित हुआ। संभाषण 1975 में प्रकाशित हुआ। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 में प्रकाशित हुआ और संकल्पिता 1968। तो 1942 से लेकर 1984 तक इनका एक लंबा दीर्घ काल तक निबंध लेखन चलता रहा। और जो इनके निबंध संग्रहों के वर्णय विषय रहे, हम उनकी बात करेंगे। इनका जो पहला निबंध संग्रह था विवेचनात्मक गद्य, उसमें इन्होंने साहित्य के विभिन्न विषयों को केंद्र में रखते हुए निबंधों की रचना की। काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, गीति काव्य, यथार्थ और आदर्श, हिंदी साहित्य की सामाजिक समस्या, इन विभिन्न विषयों पर आधारित निबंधों की रचना की। क्योंकि छायावाद जब युग आया था, तो छायावादी कविता को लेकर 2 वर्ग हुए थे। जो एक वर्ग छायावाद की नवीनता को देखकर, एक नवीन शैली को देखकर अभिभूत था, तो वही दूसरा वर्ग उस पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहा था, उसका उपहास भी उड़ा रहा था।
छायावादी कविता में जिस तरह से रहस्यानुभूति आई उसका भी उपहास किया जा रहा था। तो छायावादी कविता को लेकर के जब महादेवी आती हैं तो उन छायावाद को स्पष्ट करने के लिए रहस्यवाद को गीति काव्य के विषय में वे गद्य में निबंधों की रचना करती हैं और ये सारे इनके निबंध विवेचनात्मक गद्य में संग्रहित हैं। ऐसे ही इनका दूसरा जो निबंध संग्रह था श्रृंखला की कड़ियां, इसमें मूलतः इन्होंने भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों का चित्रण किया है। समाज में किस तरह से स्त्री को शोषण का शिकार बनना पड़ रहा है, किस तरह से स्त्री समाज में एक दोयम दर्जे पर विद्यमान है और नारी का जो पीड़ित स्वर है वे मुखरित हुआ इनके निबंधों के माध्यम से। महादेवी वर्मा ने रेखा चित्रों की रचना की, संस्मरणों की रचना की, स्मृति की रेखाएं उनकी, अतीत के चलचित्र प्रसिद्ध उनके संस्मरण और रेखा चित्र रहे। उनमें भी नारी की परिस्थिति को, नारी की समस्याओं को वे उठाती हैं और श्रृंखला की कड़ियां तो मूल रूप से भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को ही केंद्र में रख करके लिखा गया। ऐसे ही इनका एक अन्य निबंध संग्रह है क्षणदा, जिसमें यात्रा वर्णन भी है। महादेवी जब भी यात्राओं पे जाती थी तो उनके अनुभवों को इस निबंध के रूप में प्रस्तुत किया, यात्रा वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यात्रा वर्णनों के साथ साथ कला और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करते हुए निबंध लिखे गए हैं। ऐसे ही एक अन्य निबंध संग्रह है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। इसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित निबंधों का ही संग्रह है, जो वैचारिक है, चिंतन प्रधान निबंध है। साहित्यिक विषयों को, सांस्कृतिक विषयों को केंद्र में बनाकर रचे गए हैं। तो महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य को देखते हुए, विशेष रूप से उनके निबंधों को देखते हुए, डॉक्टर नगेंद्र ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि महादेवी के ये निबंध काव्य के शाश्वत सिद्धांतों के अमर व्याख्यान है। काव्य के शाश्वत सिद्धांतों के अमर व्याख्यान कहते हैं जब वे गीति काव्य पर उनका निबंध देखते हैं, छायावाद रहस्यवाद पर उनके निबंध देखते हैं, आदर्श और यथार्थ की जिस तरह से महादेवी जी ने परिभाषित किया है और जिस तरह से उन दोनों का अंतर स्पष्ट किया है, तो इसीलिए वे महादेवी के निबंधों को काव्य के शाश्वत सिद्धांतों के अमर व्याख्यान के रूप में मानते हैं। आज साहित्यिक मूल्यों के बवंडर में भटका हुआ जिज्ञासु इन्हें आलोक स्तंभ मानकर बहुत कुछ स्थिरता पा सकता है। वर्तमान में साहित्यिक मूल्यों का एक बवंडर, कहीं प्रगतिवाद है, कहीं प्रयोगवाद है, नई कविता है, कहीं आस्था है, कहीं आस्था मोह भंग हो रहा है, कहीं सारे मूल्य टूट रहे हैं। तो एक बवंडर में जो भटका हुआ पाठक वर्ग है वो इन्हें अपना आलोक स्तंभ मान करके कुछ स्थिरता पा सकता है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र जो एक साहित्य के बहुत बड़े आलोचक रहे, उन्होंने महादेवी जी के निबंधों को देख करके बात की। अब हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के निबंधों की विशेषताएं क्या हैं। इनकी गद्य रचनाएं भावमयी है, अलंकृत है और विचारपूर्ण है। कि जैसा इनका कवि हृदय था, जो एक संवेदना, एक अभिव्यक्त अनुभूति कविता के क्षेत्र में दिखाई देती है, वे इनकी गद्य रचनाओं में भी दिखाई देती है। वही भावमयता, वही अलंकृति इनकी गद्य रचनाओं में, चाहे वे संस्मरण है, चाहे वे निबंध है, चाहे वे रेखा चित्र है, उनमें दिखाई देती है। भाषा में प्रांजलता है। भाषा का एक शुद्ध रूप देखना हो तो महादेवी जी के गद्य को देखिए, और गद्य में भी कविता जैसी मर्मानुभूति मिलती है। भावमय सृजन और कर्ममय जीवन की साधना का एक अनूठा उदाहरण महादेवी जी के निबंध है। तो इस तरह से कविता के क्षेत्र में जैसे महादेवी जी ने एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया, आधार स्तंभ बनी, उसी तरह से गद्य के क्षेत्र में भी उनकी विशेष पहचान बनी।
तो इसी तरह से एक अन्य कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उत्कृष्ट कवि रहे, ओजपूर्ण कवि रहे, रश्मि रथी के रचयिता, कुरुक्षेत्र के उर्वशी जैसी कालजयी रचनाएं देने वाले, भारतीय संस्कृति के उद्गाता के रूप में जो प्रसिद्ध हैं। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय उनकी संस्कृति को लेकर के एक बहुत सुंदर पुस्तक है। तो निबंध के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तो आलोचक के रूप में, समीक्षक के रूप में, कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में इनकी एक बहुआयामी व्यक्तित्व से संपन्न दिनकर जी रहे। इनके निबंध संग्रह की बात करें तो 1946 से लेकर के 1973 तक निरंतर इन्होंने निबंध लेखन किया। इनका पहला निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर, जो आलोचनात्मक निबंध संग्रह रहा। और इसकी भूमिका में वे स्वयं कहते हैं कि इसमें उन्हीं निबंधों का संग्रह है जो छायावाद की कुहेलिका से निकलकर प्रसन्न आलोक के देश की ओर बढ़ने वाली हिंदी कविता को लक्ष्य करके लिखे गए हैं। क्योंकि शुक्लोत्तर युगीन निबंधों की बात कर रहे हैं और ये छायावादोत्तर युग है। छायावाद समाप्ति प्राय हो गया और उसके पश्चात प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की ओर कविता मुड़ी है। तो गद्य साहित्य भी उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं मिट्टी की ओर जो उनके आलोचनात्मक निबंध हैं, उनमें आलोचना परक जो साहित्यिक निबंध हैं वे छायावाद की कुहेलिका से निकल करके एक प्रसन्न आलोक के देश की ओर बढ़ने वाली हिंदी कविता को लक्ष्य कर। तो हिंदी कविता का जो स्वरूप परिवर्तित हो रहा था, हिंदी कविता जो कल्पना से, लाक्षणिकता से, ध्वन्यात्मकता से, स्वच्छंदतावादी वृत्ति से या रहस्यवादिता से निकल करके यथार्थ की ओर बढ़ी थी, कल्पना से यथार्थ की ओर आई, तो उस कविता को लक्ष्य करके इन्होंने मिट्टी की ओर निबंध संग्रह लिखा। इसी तरह से इनका एक और निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर। हृदय की तरलता और बुद्धि की शुष्कता दोनों का एक समन्वय लेकर के चलते हैं। अर्थात उसमें वैचारिकता भी है और भावमयता भी है। कवि हृदय है, चिंतन परक भी है निबंध, और चिंतन के साथ साथ भावमयता, हृदय की तरलता भी है। वे स्वयं कहते हैं कि इस संग्रह में ऐसे भी निबंध हैं जो मन बहलाव में लिखे जाने के कारण कविता की चौहद्दी के पास पड़ते हैं। कविता की चौहद्दी के पास मतलब उसमें संवेदनशीलता है, उसमें भाव तरलता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बौद्धिक चिंतन या विश्लेषण प्रधान है। इसलिए मैंने इस संग्रह का नाम अर्धनारीश्वर रखा है। यद्यपि इसमें अनुपातता नरत्व अधिक है और नारीत्व कम है। नरत्व वाला जो भाग है वो चिंतन प्रधान है, वो बौद्धिकता प्रधान है, और जो नारीत्व वाला अंश है वहाँ भावमयता है, वहाँ हृदय की तरलता है। परंतु इन्होंने दोनों को लेकर के लिखा है, हृदय की तरलता भी है और बुद्धि की शुष्कता भी है, बौद्धिक चिंतन प्रधान निबंध भी है और उनमें भावमयता भी है। तो इसलिए इन संग्रह का नाम ही इन्होंने अर्धनारीश्वर रख दिया। इसी तरह से इनके अन्य निबंध संग्रह हैं रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वेणुवन, उजली आग, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। वट पीपल जो इनका निबंध संग्रह है उसमें वट और पीपल, जैसे अर्धनारीश्वर में नरत्व और नारीत्व को लेकर के किया गया, ऐसे ही वट पीपल में वट महान पुरुषों के व्यक्तित्व को लेकर के लिखा गया और पीपल साहित्यकारों के व्यक्तित्व को। ऐसे ही धर्म, नैतिकता और विज्ञान जो इनका निबंध संग्रह है वे आधुनिकता बोध से जुड़ा हुआ है। धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से, नैतिकता को विज्ञान के साथ जोड़ करके, परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए इन्होंने निबंधों की रचना की है।
राष्ट्रभाषा को भी केंद्र में रखते हुए, राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए अनेक निबंधों की रचना की है। इनके निबंध संग्रहों की विशेषताओं की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि इन्होंने अधिकांशतः साहित्यिक विषयों पर ही निबंध लेखन किया है। निबंधों में मानवीय आस्था का प्रतिफलन मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर जी उस समय राजा राममोहन राय से, स्वामी दयानंद सरस्वती से, स्वामी विवेकानंद जी से, श्री अरविंद जी से, महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे और इसीलिए उनकी परंपरा का अनुसरण भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो सामाजिक स्तर पर समाज में जिस तरह से ये समाज सुधारक आगे आए, समाज में रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए, उसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार आगे आए, जिसमें दिनकर जी ने आगे बढ़ करके भाषा की समस्या को लेकर के या साहित्य की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, नवीन विषयों को लेकर के निबंध लेखन का कार्य किया और अपनी बात को दिनकर जी पूरी विश्वसनीयता के साथ पाठकों तक संप्रेषित करते हैं। निबंध जब वो लिखते हैं, जिस विषय को उठाते हैं उसके पहलू पर जब बात करते हैं, उसके विभिन्न पक्षों पर जब बात करते हैं, तो निबंध के अंत में सार रूप में निष्कर्ष भी दे देते हैं और वे निष्कर्ष पाठकों में एक विश्वसनीयता पैदा कर देता है। जैसे उनका एक निबंध है हृदय की राह, वहां वो जब वो पूरी बात कर लेते हैं तो निष्कर्ष में कह देते हैं, जड़ मूर्तियों के फेरे में पड़कर आपस में लड़ने वाले मनुष्यों, मस्तिष्क को छोड़कर हृदय की राह पकड़ो। तो इस तरह से निष्कर्ष में वे पाठकों को एक संदेश भी देते हैं, एक राह भी दिखाते हैं और उन्हें साथ साथ एक विश्वास करने के लिए अपनी बात भी संप्रेषित कर देते हैं। तो इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी ने जैसे कविता के साथ साथ गद्य की विभिन्न विधाओं में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, उसी तरह से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय भी, जो प्रयोगवादी कवि रहे, वे कविता से गद्य की ओर बढ़े। सुप्रतिष्ठित प्रयोगवादी कवि हैं, राहों के अन्वेषी रहे, दैनिक, विशाल, भारत, प्रतीक, दिनमान आदि अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी आपने किया। युग निर्माता, नेतृत्व शक्ति संपन्न रचनाकार के रूप में अज्ञेय आते हैं। प्रतीक की भूमिका में जिस तरह से इन्होंने प्रयोगवाद को प्रस्तापित किया, इसी तरह से सप्तक की भूमिकाओं में जिस तरह से इन्होंने प्रयोगवाद को लेकर के आगे बढ़े, टी.एस. इलियट से विशेष रूप से प्रभावित रहे। भले ही इन्होंने पश्चिमी विचारकों से प्रभाव ग्रहण किया, परंतु अपने मौलिक चिंतन से उसे भारतीय संदर्भ में, भारतीय परंपरा के अनुरूप ढाल करके प्रस्तुत किया। चाहे वे कविता को देखें हम, चाहे हम उनके उपन्यासों को देखें, शेखर एक जीवनी उनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा, नदी के द्वीप उनका उपन्यास रहा, तो उन निबंधों में, उपन्यासों में देखें, उनकी कहानियों को देखें या इनके निबंधों को देखें, सर्वत्र इन्होंने अपनी मौलिक विचार चिंतन दृष्टि को प्रस्तुत किया है। राहों के अन्वेषी इसलिए कहा जाता है, वे नवीन से नवीन खोज करने में लगे रहे, व्यष्टि को महत्व देते हैं और इनकी जो निबंध संग्रह रहे वे विचार प्रधान रहे। आलोचनात्मक निबंधों की अधिक रचना की। उनका पहला निबंध संग्रह रहा त्रिशंकु, 1945 में प्रकाशित हुआ। टी.एस. इलियट का विशेष प्रभाव इसके निबंधों पर देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, एक इनका ये निबंध संग्रह रहा। अद्यतन, आलवाल, संवत्सर, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, स्मृति छंदा, ये अज्ञेय जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह रहे जो विभिन्न विषयों पर आधारित रहे।
अज्ञेय जी ने एक और जहां वैचारिक चिंतन परक निबंधों की रचना की, वहीं इसके साथ साथ आत्मव्यंजक ललित निबंधों की भी रचना की। सब रंग और कुछ राग, लिखी कागद कोरे, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, ये इनके ललित निबंध है जिनमें भाव की प्रधानता है, जो व्यक्ति व्यंजक निबंध है। तो अभी आज हम बात वैचारिक निबंधों पर कर रहे हैं। ललित निबंधों पर हम अलग से एक व्याख्यान लेंगे, तो इनके जो ललित निबंध है उनकी चर्चा हम तब करेंगे। तो अभी जो इनके वैचारिक चिंतन प्रबंध निबंध है, चिंतन प्रधान निबंध है, उनके वर्ण्य विषय की बात करते हैं। तो इन निबंधों के वर्ण्य विषय हैं साहित्य, भाषा, संस्कृति, इतिहास बोध, परंपरा, आधुनिकता, धर्म, समाज, भारतीयता, लोकतंत्र आदि विभिन्न विषयों को केंद्र में रखते हुए इन्होंने निबंधों की रचना की। निबंधों में स्वाधीनता को महत्व दिया। व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात करते हैं, समाज स्वातंत्र्य की बात करते हैं, देश की स्वाधीनता की बात करते हैं, मूल्यों की स्वतंत्रता, स्वाधीन मूल्यों पर विचार करते हैं। तो स्व को अधिक महत्व देते हैं। कविता भी इनकी जैसे एक बूंद सहसा उछली, ये इनका यात्रा वृतांत भी है। तो स्व को या व्यष्टि को अधिक व्यक्ति स्वातंत्र्य पर अधिक बल देते हैं, और जो इनके ये विचार निबंधों में भी दिखाई देते हैं। काव्य प्रयोग, काव्यानुभूति, प्रतीक, बिंब, लय, नाद, संगीत, काव्य भाषा से जुड़े प्रश्नों पर भी चिंतन करते हुए इन्होंने निबंधों की रचना की। क्योंकि इनके अनुसार पुराने बिंब, पुराने प्रतीक मैले हो गए हैं, नए नए उपमान गढ़ने की जरूरत है। तो जहां कविता में भी वे नए नए प्रतीकों को लेकर के आए, नए बिंब लेकर के आते हैं, नई लय, नए नाद संगीत के साथ प्रस्तुत हुई है। तो काव्य भाषा के स्तर पर भी वे नए नए प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, और किस तरह से प्रतीकों को नवीन रूप में प्रस्तुत किया जाए या नए प्रयोग कैसे किए जाए, तो इसके लिए वे निबंधों की रचना करते हैं। निबंधों में इनसे जुड़े हुए, काव्य भाषा से जुड़े हुए प्रश्नों पर चिंतन करते हैं। सप्तक की भूमिका में जो इनके निबंध मिलते हैं, जहां वो प्रयोगवादी कवियों को कैसे कविता की जाए, काव्य अनुभूति किस तरह से हो, काव्य प्रयोग कैसे हो, काव्य कला किस रूप में हो, इन विभिन्न प्रश्नों पर विचार करते हैं। और इनके इस तरह से जो साहित्य से संबंधित निबंध हैं, वो परवर्ती साहित्यकारों के लिए विशेष रूप से प्रेरणा स्रोत बने हैं, उनके लिए दिशा निर्देशक के रूप में आए हैं। रामचंद्र तिवारी जी ने अज्ञेय जी के निबंधों की सराहना करते हुए कहा कि इनके ये जो निबंध हैं, ये आपकी मानसिक यात्रा के प्रामाणिक दस्तावेज हैं। इनमें एक अत्यंत सजग, प्रबुद्ध एवं संवेदनशील रचनाकार की आज के परिवेश के प्रति ऐसी विशिष्ट और राग दीप्त प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है, जो हमारी चेतना को झंकृत कर उसे नया बोध और संस्कार प्रदान करती है। ये निबंध अनेक रूपों और भंगिमाओं में हमारे सामने आते हैं। तो जैसे उपन्यासों में इन्होंने नए प्रयोग किए, फ्लैशबैक शैली का प्रयोग करते हैं शेखर एक जीवनी में, कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, उसी तरह से निबंधों में भी वे एक सजग, प्रबुद्ध, संवेदनशील रचनाकार के रूप में एक नई राग दीप्ति लेकर के और एक नई प्रतिक्रिया लेकर के अपने हमारे सामने आते हैं, और पाठकों की चेतना को झंकृत करते हुए एक नया भावबोध, एक नया संस्कार उन्हें प्रदान करते हैं। तो इस तरह से निबंधों के विषय में अज्ञेय जी ने स्वयं भी अपने विचार प्रस्तुत किए। हम उनके विचारों को उनके निबंधों में देखते हैं। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य
ये उनका एक निबंध है जिसमें वे कहते हैं कि इन निबंधों में आधुनिक साहित्य की विधाओं का सतही विश्लेषण नहीं है, इनमें मूल्यों का गहरा अन्वेषण है, हिंदी साहित्य की संभावनाओं का मंथन है और साहित्य को संस्कृति के व्यापक संदर्भ से जोड़ने की कोशिश है। तो साहित्य में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि अज्ञेय जी पश्चिमी विचारधारा से, पश्चिमी विचारकों से प्रभावित हुए और जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान था उसे वे हिंदी में लाना चाह रहे थे और स्वयं राहों के अन्वेषी रहे हैं, नए नए प्रयोगों के अन्वेषी रहे हैं। तो वे कहते हैं कि मैंने इसमें साहित्य की विधाओं का सतही विश्लेषण नहीं किया है, उनका गहरा विश्लेषण करके ही प्रस्तुति की है। जहाँ तक इनके निबंधों की विशेषताओं की बात करें तो अज्ञेय जी के निबंधों में इनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है, स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति है, बौद्धिक परिष्कार और सांस्कृतिक सौंदर्य चेतना इनके निबंधों में दिखाई देती है। निबंध शिल्प को अज्ञेय जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा से एक नया आयाम दिया है। उनके निबंध उनकी जिज्ञासा वृत्ति के परिचायक रहे, जो उनकी अन्य विधाओं में भी दिखाई देता है। जैसे हम इनके निबंध इनके विचारों के मूर्त रूप हैं, साक्षात रूप हैं। जैसे हम संवत्सर निबंध की बात करें, जहां उन अज्ञेय जी की वैचारिकता स्पष्ट दिखाई देती है। संवत्सर उनका एक काल चिंतन परक निबंध है। संवत्सर होता है वर्ष, तो उस वर्ष को लेकर के उसके विभिन्न पहलुओं पर जब विचार करते हैं तो यहाँ आप उनकी भाषा की जटिलता को भी देखेंगे, एक भाषा के नए तेवर को भी देखेंगे और उनकी बौद्धिक दृष्टि और उनका बौद्धिक चिंतन भी दिखाई देगा कि संवत्सर ही एक यज्ञ था, रातें यज्ञ सामग्री का अक्षय भंडार थी और दिवस उस अग्नि चयन की यजुमती ईंटें थी। संवत्सर ही अग्नि था जो सबके भीतर क्रियाशील प्राण स्रोत है और इस यज्ञ में जीव मात्र निरंतर योग दे रहा था, बिना उसके योग के संवत्सर की गति नहीं थी। तो ये हमने एक उदाहरण मित्रों आपके सामने प्रस्तुत किया उनकी भाषा शैली को समझने के लिए, उनके चिंतन को समझने के लिए। तो इसी तरह से इनके अन्य निबंधों को भी देखा जा सकता है। तो आज हमने मित्रों शुक्लोत्तर युगीन निबंधकार और उनके निबंधों पर चर्चा की, वैचारिक निबंधों पर। अगली बार हम शुक्लोत्तर युग के जो ललित निबंध साहित्य है और जो ललित निबंधकार है उन पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।